Hello guys, this is Ashutosh welcoming you all again in this lecture series of mechanics. तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज का आज हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके आ गए हैं, सेंटर ऑफ मास। बेसिकली ये जो पार्ट था हमारे जो 5-6 पार्ट थे उसमें किसका पार्ट है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, और बेसिकली ये खुद में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मतलब मज़े आएंगे आपको अच्छे क्वेश्चन करने में। इसके बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के भी क्वेश्चन इसी के अंदर करने वाले हैं हम, और सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद कौन सी यूनिट चालू करेंगे, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इसके अंदर चालू करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन के बाद अपन किस में जंप करेंगे, ग्रेविटेशन, या फिर ग्रेविटेशन और सेंट्रल फोर्स मोशन। ये दोनों, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स मोशन, ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी लास्ट यूनिट फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अभी तक इस कोर्स में क्या क्या हो चुका है, कोर्स में हो चुका है एनएलएम, जो कि सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी, वो कंप्लीट हो चुकी है। वर्क एनर्जी एंड पावर, वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ कोलिजन वाला जो पार्ट था, कोलिजन्स भी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर्स में आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। बची क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जो यूनिट है ग्रेविटेशन की, और सेंट्रल फोर्स मोशन, वो सारी, और फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमको, क्योंकि यार देखो अभी जुलाई भी एंड होने वाला है ना। जुलाई आपका एंड होने वाला है, और आपका अगर सिलेबस नहीं कवर होगा सितंबर अक्टूबर तक, तो आपको फिर TIFR वगैरह देने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आप लेट शुरुआत कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ ना कुछ होगा आगे चल के। ठीक है, तो यार फिजिकैम एकेडमी पे आपके लिए फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करना है ना। केवल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीडी एस्पिरेंट जो भी आप जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ो। ये देखो, ये हमारा आज का टॉपिक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर है। COM का सेकेंड लेक्चर भी आएगा, है ना। तो मैं इस कोर्स में इसको COM भी बोल दूंगा, ये जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो चलो, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा फिजिक्स का टाइम टेबल जो चल रहा है, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री का। अगर केमिस्ट्री के वॉचर्स हैं तो ये देख लीजिए, ये आपका केमिस्ट्री का टाइम टेबल है। ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जुलाई के लिए, और जुलाई में ये सारे कोर्सेज भी कवर हो रहे हैं आपके, है ना, फिजिक्स में। ठीक है, तो इन कोर्सेज को भी जाके चेकआउट करिए। ठीक है, ये बचे हुए 2 कोर्सेज को जाके। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सारे पोस्ट पता चल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक लिखते हैं। आज का टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अच्छा, सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी अपन जो भी +2 में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आते हुए हैं, कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसी पॉइंट को बोलते हैं, इट इज़ अ पॉइंट, it is a it is an imaginary point, it is an imaginary point on which complete mass of the system of the system is located, या or thought to be located, better to say thought to be located। अरे क्या हो रहा है, thought to be located। जो ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, सॉरी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो होता है हमारा, मान के चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पहली बात क्या होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1 M2 ऐसे करके तुम्हारे पास n मासेस है ना। मान के चलो कोई भी नंबर ऑफ मासेस है, तो उनके सिस्टम को एक साथ जब उनकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मास होते हैं, है ना। अब बहुत सारे मासेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, है ना, इसलिए हमको लाना पड़ा क्या, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से हमारी क्या आसानी होती है, हमको केवल ऐसा कंसीडर करते हैं इन सबका एक नेट मास होगा,
एक नेट मास होगा जो कि इन सब का जो मिला के जो जितना मास होगा, मान के चलते हम एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट पे पूरा का पूरा इनका जो मास है वो वहाँ पे लोकेट है, ठीक है। ऐसा इमेजिनरी होता है, ठीक है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, असलियत में मास इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, लेकिन हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ होगा, ठीक है। और एक्चुअली ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हवा हवा वाली बात नहीं है, ऐसा मतलब कि ऐसा पूरा मास लोकेट नहीं होता, लेकिन अपन सिर्फ उस पॉइंट की स्टडी करके अपन पूरे बॉडी की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि कहीं भी आप सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक तरीका होता है सेंटर ऑफ मास चूज करने का। मतलब सिर्फ हवा हवाई वाली बातें नहीं है कि आपने कहीं पे भी ले लिया और फिर उसकी स्टडी करने लगे, नहीं। कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि हमारी स्टडी इजी हो, और उससे हमारी स्टडी इजी होती है ना। आपकी अगर सेंटर ऑफ मास की स्टडी करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अपन देखते हैं कैसे क्या होता है सेंटर ऑफ मास, चीज़ अच्छे से समझते हैं। मान के चलो ये मेरे पास क्या है, एक कार्टेशियन सिस्टम है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जब भी एग्जिस्ट करेगा तो किसी ना किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करेगा, ठीक है। लिख लो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही करेगा। सेंटर ऑफ मास बिना ओरिजिन के नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है। वी शुड हैव ओरिजिन फॉर कैलकुलेटिंग आवर सेंटर ऑफ मास। इफ वी डोंट हैव देन इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। मतलब हमको पहले ओरिजिन चूज करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास बता पाएंगे किसी पार्टिकल का। ऐसा m1 m2, मान के चलो दो पार्टिकल थे मेरे, ठीक है, m1 एंड m2। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर मान के चलो m1 पार्टिकल का r1 है, और r2 पार्ट इसका मान के चलो r2 है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास मान के चलो कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। हम इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, है ना। इसको बोल दो c, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, है ना, वो निकालते हैं। इस पोजीशन वेक्टर को बोल दो r। अगर इसकी पोजीशन वेक्टर को मैं बोल दूँ RCOM, तो इसकी वैल्यू होती है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। समझ में आया? ये फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास n मासेस होंगे तो मैं उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में आ रहा है भाई साहब। ये कहीं से मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। ये R किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा तो ये बन जाएगा, यहाँ से देखूंगा तो ये बन जाएगा। मतलब वेक्टर अलग हो सकता है लेकिन पॉइंट वहीं लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट वहीं लाई कर रहा है लेकिन वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ें देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही हैं। अगर मेरे पास n मासेस का सिस्टम है, ठीक है, n मासेस का सिस्टम है, m1 m2, है ना, m3, ऐसे करके n मासेस हैं mn, ठीक है। और उनका पोजीशन वेक्टर एक ओरिजिन से कितना है, r1 r2, सॉरी rn, इसका rn होगा, इसका r2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमारा एक सिस्टम कंसीडर कर लो, है ना। दिस इज अ सिस्टम, देन आर सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज, सेंटर ऑफ मास वेक्टर कैन बी रिटन एज m1 r1, है ना, m2 टाइम्स r2 वेक्टर प्लस अप टू mn टाइम्स rn वेक्टर, है ना। इन सबको सारे वेक्टर को क्या करना है, उनके मास से मल्टीप्लाई करना है, और फिर सबको ऐड करके, सारे वेक्टर्स को ऐड करके रिस्पेक्टिव मासेस से मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या कर देना है, अपॉन में टोटल मास कर देना है, ठीक है। दिस इज अ मोर जनरल फॉर्मूला फॉर n मासेस, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि आपको x कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास का, तो कैसे निकालोगे, m1 x1 प्लस m2 x2, सेम फॉर्मूला है mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, ये हम बेसिकली पढ़ किस चीज़ के लिए रहे हैं, डिस्क्रीट बॉडीज के लिए पढ़ रहे हैं। फिलहाल ये सारा कॉन्सेप्ट किसके लिए, अभी अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, डिस्क्रीट बॉडीज। देखो मासेस, देखो ध्यान से देखो, ये मासेस क्या है, डिस्क्रीट है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, कंटिन्यूस तो नहीं है ऐसे, एक रॉड ब्रेक थोड़ी है ऐसे कि एक साथ चिपके हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना।
मासेस क्या है, डिस्क्रीट है, तो ये सारे सारे फॉर्मूला काय के लिए, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट मासेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, समझ में आ गई तो चलो फिर से थोड़ा और चीज़ें। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकलेगा भाई? सिंपल फॉर्मूला यही लिखते जाना है ना, एम एन वाई एन अपॉन M1 प्लस M2 ऐसे अप टू Mn, ठीक है, टोटल मास तक। और ZCOM कैसे निकालेंगे भाई? कुछ नहीं, M1 Z1 प्लस M2 Z2 ऐसे करते करते Mn Zn, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn तक, ठीक है, ऐसा। समझ में आई बात? ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने बोलेगा तब ऐसे निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये आपको एक क्या दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है ना। ये बोल रहा है एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा है, 4,0, इस पॉइंट पे एक मास रखा है 2m और 1,0 पे रखा है एक m, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ठीक है, ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करके देखो, खुद से फॉर्मूले में रख दो सीधे वैल्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कैसे निकालोगे भाई, m मास रखा है ना ओरिजिन O से, ओरिजिन O से x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले, है ना, x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो m1 मास कहाँ रखा है, m1 की वैल्यू क्या है, m है, और डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अच्छा, अब m2 मास कहाँ रखा हुआ है, 2m, जो मास m2 मास की वैल्यू क्या है 2m है, और डिस्टेंस कितनी है 4, अपॉन टोटल मास कितना है m प्लस 2m, ठीक है। और कोई मास तो नहीं रखा, एक और दो, दो ही मास रखा है। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से आ जाएगा, m प्लस 8m अपॉन 3m, ठीक है, 9m अपॉन 3m इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक्स सी एम की वैल्यू आ गई। अच्छा, वाई सी एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी मास नहीं है, वाई सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों मासेस का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा जीरो है। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट भी मेरा जीरो है ना। तो y1 y2 जीरो हो जाएंगे, तो z1 z2 भी जीरो होंगे, तो टोटल वाई सी एम एंड जेड सी एम भी मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, क्या जाएंगे 3,0,0, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई ओरिजिन ना देखते हुए, कोई भी ओरिजिन ना दूं आपको, और बोलूं कि सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ। ये एक बॉडी m है, एक बॉडी 3m है, इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ भी मान लो d, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस है, मान लो d, इनके बीच की डिस्टेंस d है, और आपसे पूछूं सेंटर ऑफ मास बताओ, तो क्या बताओगे? अब इस केस में क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास आपको खुद से, ओरिजिन आपको क्या करना है, खुद से चूज करना है। ओरिजिन कहाँ ले लेना है, खुद से ले लेना है। ओरिजिन क्या कंसीडर कर लोगे, मास m को, ठीक है। मास m को ओरिजिन अगर कंसीडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगेन वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि y1 और y2 में क्या कोई भी मास नहीं रखा हुआ। देखो इससे इस आई कैप में मास रखा हुआ ना, आई कैप डायरेक्शन में ही एक मास रखा हुआ है 3m, इस पॉइंट से, है ना। इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से केवल यहाँ की तरफ एक मास रखा हुआ, ऊपर नीचे साइड में कहीं पे भी मास नहीं है। तो वाई सी यू एम जेड सी यू एम क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि y1 y2 दोनों जीरो हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये बात समझ में आई, इतना तो पता ही है ना। अब मान के चलो, अब मेरा यहाँ पे m1 मास का है, m1 मास m है, m1 मास मेरा खुद m है, और क्योंकि उसकी डिस्टेंस m1 मास की खुद से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पे रखा हुआ है। और 3m मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी, किससे, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से कितनी है, d है, अपॉन टोटल मास कितना है, m प्लस 3m, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3m d अपॉन 4m, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3d/4। तो अपने कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 3d/4, 0, 0। लेकिन इस केस में अपने कोऑर्डिनेट से अगर आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आपको डिस्टेंस बतानी होगी, क्योंकि अपन जो ओरिजिन ले रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में गलत नहीं होगा, बेसिकली ये कहना चाहिए मुझे कि अपन को कोई ओरिजिन दिया ही नहीं था तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन बताना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। अपन ये बताएंगे कि इट इज़ सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 3D/4 डिस्टेंस फ्रॉम मास m टुवर्ड्स राइट, ऐसा बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझ में आई? ये एक प्रकार से ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। चलिए देखो, अब एक और क्वेश्चन नोट करो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल दिया है। ठीक है, ट्राइंगल कैसा दिया है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक m, ये m और यहाँ m, 3 m रखे हुए हैं, 3 मासेस रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का डिस्टेंस कितना है? a। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस क्या है? a। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। ठीक है, और ओरिजिन O क्या है मेरा? ये है। ठीक है, ये वाला मास को ओरिजिन O बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है? ओरिजिन 0,0। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? सिंपल सेंटर ऑफ मास निकालना है और आपको ओरिजिन जहाँ दे रखा है ये दे रखा है, ओरिजिन O। चलिए निकालने की कोशिश करिए फटाक से, जल्दी से पॉज करके ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन। चलो हो गया, मैं करूँ? देखो क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? चलो पहले यहाँ पे ओरिजिन m यहाँ पे मास रखा हुआ है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिन बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक्स वाई। अच्छा, जेड एक्सिस में तो कोई मास भी नहीं रखा हुआ है, तो जेड सी यू एम तो क्या हो जाएगा मेरा? अगेन 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये मेरा मास m रखा हुआ है, ये मेरा अगेन मास m रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस ये है ना, इसकी डिस्टेंस क्या होगी मेरी? ये कितने होगा? a/2 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, ये a/2 होगा, कोई भी शक तो नहीं इसमें, ये भी a/2 होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, मतलब कि समझने वाली बात है कि सिमेट्री को ध्यान में देना है अपन को। क्या करना है? सिमेट्रिकल है अगर ऑब्जेक्ट, है ना, इस मास के देखो सिमेट्रिकल है, इस मास के x डायरेक्शन में ए मतलब एक ही मास रखा हुआ है, a/2 पे क्या रखा हुआ है? m रखा हुआ है। इस मास के इधर राइट साइड में एक मास रखा हुआ है m, है ना, वो भी a/2 पे रखा हुआ है। देखो दोनों की डिस्टेंस क्या है? बराबर है ना। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस लाइन के, देखो इस लाइन के सिमेट्रिकल है, दोनों मासेस क्या है? इस लाइन के सिमेट्रिकल है, और इसका भी आधा आधा देखो सिमेट्रिकल है ना। तो इस लाइन के अराउंड मैं उसको फोल्ड कर सकता हूँ ना, तो सिमेट्री हो रही है। तो जो लाइन पे अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए अपना सेंटर ऑफ मास एक्स यू एम क्या लिख सकते हैं अपन? डायरेक्टली a/2 लिख सकते हैं। ठीक है, a/2 लिख सकते हैं। अब देखो अगर अपन को ये नहीं लिखना है, अपन ने नहीं निकालना, तो तुम निकाल के भी देख सकते हो। निकाल के देखोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1, फर्स्ट मास की वैल्यू m है, और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? 0 है, क्योंकि वो खुद ही वहीं पे रखा हुआ है। सेकेंड मास की डिस्टेंस क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड मास का ये है, अगर इसको मास 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, इसको 3 बोल दूँ। ठीक है, तो m2 की वैल्यू क्या है? m है, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? पूरा a है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी? किसकी? थर्ड मास m3 की वैल्यू क्या है? m, और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? a/2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a/2। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई? ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल ट्राइंगल लगा दो ना, ट्राइंगल का रूल लगा दो। ये a/2 है, ये a है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये तो नहीं, ए है ना, तो a/2 इसकी वैल्यू निकाली ना, t की वैल्यू निकालनी है अपन को, t ए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, a²/4 है ना, और की वैल्यू t²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? √3a 3/4a। ठीक है, ये आ जाने वाला है। कैसे आ जाएगा भाई? a² - 4a²/4, तो 3a²/4 आ गया, है ना, t² की वैल्यू, तो √3/2a हो जाएगी अपनी t की वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक है, समझ में आई? डायरेक्ट लिख दूँ मैं √3
√3/2a, ठीक है, निकाल लोगे ना, कॉपी में निकाल लोगे, इतनी तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख दूँ, y कोऑर्डिनेट, इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, √3/2a, ठीक है, इतनी लेंथ है ना। तो इस ये अपन ने निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट निकाल लिया था अपन। तो टोटल मास कितना है इनका जोड़ के 3m है। चलो इसको ma हो गया, ये ma/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3ma/2, ठीक है, अपॉन 3m। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट का a/2, ठीक है। अच्छा y कोऑर्डिनेट देखो, अब y कोऑर्डिनेट कैसे होगा चेंज, y से m क्या होगा मेरा, देखो यही आंसर आ रहा था अपना, यही आंसर आ रहा है दोनों में, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सिमेट्री से भी कर सकते हैं। अच्छा फर्स्ट मास का मास m है, और क्योंकि वो ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इसलिए उसका डिस्टेंस y डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये वाले सेकेंड मास का भी y कोऑर्डिनेट तो कुछ है नहीं, x कोऑर्डिनेट में वो दूर है ना, बस y में तो कुछ दूर है ही नहीं, तो उसका भी y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेकेंड मास का भी y कोऑर्डिनेट अगेन 0 हो जाएगा। थर्ड मास का y कोऑर्डिनेट अभी अपन ने कितना निकाला, √3/2a, ठीक है, इतना ही है, अपॉन टोटल मास क्या है 3m। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m√3/2ma अपॉन 3m, ठीक है, m कैंसिल हो गया, √3/6a ये आ गया, सीधे यही आंसर लिख सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं लिखना है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो a/2√3 आ जाएगा इसका, ठीक है, a/2√3 लिख सकते हैं इसको। तो अपना कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, a/2 x कोऑर्डिनेट और a/2√3 ये y कोऑर्डिनेट, और 0 हो जाएगा अपना z कोऑर्डिनेट। ये हो गया मेरा, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आसान था। चलो रब कर दूं, चलिए चलो अब बात करते हैं थोड़ी सेंटर ऑफ मास ड्यू टू टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ड्यू टू टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो क्या कैसे कहानियाँ कुछ चीज़ चेंज होती हैं। वैसे तो जनरल फॉर्मूला हमारा मौजूद है ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान के चलिए मास m है और ये मास m1 है, ये m2 है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस आपस में कितनी है, डिस्टेंस आपस में कितनी है, r है, ठीक है। अच्छा अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास मान के चलो यहाँ कुछ लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, 2 सेकंड रुकना, कुछ ऐसा, यहाँ पे मेरा क्या ला कर रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस अगर इस वाले मास से मैं कंसीडर कर लूँ r2 और इससे कंसीडर कर लूँ r1, ठीक है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसको ओरिजिन कंसीडर करूंगा तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इससे ओरिजिन कंसीडर करूंगा मतलब सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, r1 हो जाएगी, है ना। तो r1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन m1 r1 से होगा, r1 की वैल्यू तो कुछ है लेकिन m1 की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी m1 की वैल्यू तो कुछ है लेकिन r1 की वैल्यू मतलब कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, मतलब कि इस मास की डिस्टेंस इसके खुद के पॉइंट से निकालते हैं ना, वही कहलाती है m1 r1, ठीक है। ये r1 वो वाला r1 नहीं है, m1 r1 वाला r1 नहीं है, ये मैंने कंसीडर कर लिया इसको, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको RB बोल दो, ठीक है, RA एंड RB बोल दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इसको RA बोल दो। तो इस m1 r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस पॉइंट से, इसी की डिस्टेंस, ठीक है, और m2 r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, r हो जाएगी, देखो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट r, इस पॉइंट से इसकी m2 मास की डिस्टेंस इस पॉइंट से ओरिजिन से क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m2 r अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ सीधे, देखो। और सिमिलरली आरबी को कैसे लिख सकता हूँ, m1 r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी देखेंगे आगे चल के, तुमको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें करना है, अगर 2 मास है तो फॉर्मूला ये नहीं लगाना है n मास, अगर तुम इस पॉइंट को मतलब एक को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो तो इसके इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सीधे m2r अपॉन m1 प्लस m2, इसका रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं उसके, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है तो, सिर्फ और सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। m1 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस
अपॉन टोटल मास, ठीक है। जो भी मास अदर मास है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन उनके बीच की डिस्टेंस है अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये निकाल सकते हैं उसकी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एक मास से, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। चलो एक क्वेश्चन कंसीडर करो। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रॉड है मेरे पास, है ना, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, एल दी हुई है आपको, इसकी लेंथ है एल, और यहाँ पे भी एक रॉड रखी हुई है ऐसे सेंटर पे, इसकी लेंथ भी मेरी कितनी है, एल है, ठीक है। अगेन इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ की भी एल है, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है अब, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, और आपको ओरिजिन दिया है, आपको ओरिजिन यहाँ दिया है, ठीक है। कुछ ये इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, ओरिजिन कंसीडर कर लेना, ठीक है। और दोनों मासेस, दोनों रॉड के मासेस क्या है, एम है, ठीक है। दोनों रॉड के मासेस क्या है, एम है, ठीक है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके सॉल्व करो, क्या हो जाएगा। अच्छा, ये वाला मास है, ये वाली रॉड है ऐसी कुछ, है ना, इसका मास एम है, और यूनिफॉर्म रॉड है क्योंकि यूनिफॉर्म मास वाली रॉड है ना, लेंथ एल है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे मान के चलो, ये यहाँ पे भी L/2 लेंथ है, यहाँ पे भी L/2 लेंथ है, तो इस पॉइंट की सिमेट्रिक है दोनों, ठीक है। दोनों पॉइंट, इस दोनों मासेस जो डिवीजन है मासेस का, वो सिमेट्रिक है इस पॉइंट की, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे। और देखो ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पे क्या एक और रॉड रखी हुई है ना, कुछ ऐसा, है ना। इसकी भी लेंथ क्या मेरी एल है, इसकी भी लेंथ क्या एल है, और इस पॉइंट की भी सिमेट्रिक है, मास इधर जितना मास है उतना ही इधर है, उतनी मास इधर भी है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस पॉइंट के भी सिमेट्रिक हो जाएगा, मास सिमेट्रिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपना ये सेंटर ऑफ मास कहाँ ला कर जाएगा, इधर पे, है ना। तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम बन सकती है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इन दोनों के इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, ये दोनों हैं, ठीक है। और इनकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो इसकी डिस्टेंस टोटल एल है, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2, तो L/2 डिस्टेंस पे दो मास रखे हुए हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से कैसे निकालोगे तुम, यही ओरिजिन दिया है ना, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सीधे अभी फॉर्मूला अपन ने सीखा, अदर मास, है ना, मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस L/2 अपॉन टोटल मास 2m, ठीक है। ये हो जाएगी एक की डिस्टेंस, है ना, इसको बोल दो DCOM, ठीक है, कुछ भी जो भी अपन को बोलना है। तो मतलब x, इसको YCUM बोल दो, है ना। XCUM क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट की सिमेट्रिक है ना, इस पॉइंट की भी सिमेट्रिक है मास, है ना। तो अपना जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि x यही ओरिजिन है मेरा, और इसके x साइड में कोई मास नहीं रखा हुआ है, ठीक है, y में ही रखा हुआ है जो भी मास रखा हुआ है। तो YCUM की वैल्यू डायरेक्ट अपन ऐसे निकाल सकते हैं, mm कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, L/4, ठीक है। क्या जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू क्या जाएगी, L/4। तो आंसर सीधे भी डायरेक्ट L/4 लिख सकते हैं। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट कैसे लगता है ना, एप्लीकेशन है एक प्रकार से। चलो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एक क्वेश्चन लिखिए, ये मेरे पास एक प्लेट है ना, लेकिन ये प्लेट किस प्रकार से है, ये इक्वल पार्ट L/2, यहाँ पे ये L/2 डिस्टेंस है यहाँ से, और ये भी मेरी क्या है, L/2 डिस्टेंस है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टोटल L, टोटल कितनी L है। अच्छा, ये वाला मटेरियल कुछ अलग है ना, इस वाला मटेरियल कुछ अलग है, और ये वाला मटेरियल क्या है आपका, कुछ अलग है, ठीक है। दोनों दोनों की मटेरियल क्या है, अलग अलग। दो ये शीट है आपकी, क्या है, शीट, ये इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी मेरी क्या, ρ2। समझ में आई बात। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना, ऑफ बोथ प्लेट्स, ठीक है। आपको ओरिजिन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन कहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसका ऊपर बराबर है और नीचे भी बराबर है, ठीक है। अगर ये पूरी डिस्टेंस मैं बोल दूं a, तो ये A/2 है, ये भी A/2 है, ठीक है। समझ में आया बात, ओरिजिन मतलब ऊपर और नीचे में बराबर बटा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो x कोऑर्डिनेट आपसे निकालने बोला, मतलब y कोऑर्डिनेट में आपका सिंपली ये बोलना चाह रहा है, y कोऑर्डिनेट आपको निकालने की जरूरत नहीं है ओरिजिन से। तो चलो 2 ρ1 प्लस 3 ρ2, ऑप्शन दे रहा हूँ ये मैं, L/4 ρ1 प्लस ρ2, ये फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये इंक थोड़ी मोटी हो रही है ना, ये पतली इंक से लिखता हूँ थोड़ा सा,
अच्छा नहीं लगता, थोड़ा देखने में मज़ा नहीं आएगी। टू रो वन प्लस थ्री रो टू एल अपॉन फोर रो वन प्लस रो टू। ऑप्शन बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा, थ्री रो टू प्लस रो वन इंटू एल अपॉन, जब तक सॉल्व करना चालू कर दो पॉज करके, ऑप्शंस लिखते लिखते जब तक सॉल्व हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन दिया है, ये थ्री रो टू प्लस रो वन इंटू एल अपॉन फोर रो वन प्लस रो टू। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को, पॉज करके सॉल्व करो। कर लिए पॉज, मैं करूं ट्राई। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा था अब आपको, कुछ ऐसा है, ये प्लेट्स है मेरी, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ प्लेट है, ये वाली प्लेट अलग डेंसिटी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो वन है, इसकी डेंसिटी रो टू है, इसका डिस्टेंस यहाँ से एल बाय टू है, इसका डिस्टेंस अगेन एल बाय टू है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेट का, इस प्लेट, क्योंकि ये देखो एक ऐसी प्लेट हुई है, सिमेट्रिक प्लेट हुई है ना, एक्स सिमेट्रिक पूरा प्लेट है, वाई भी इस पॉइंट के, अगर ये पॉइंट बोल दूं, इसके ऊपर भी सिमेट्रिक है, नीचे भी मास क्या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेफ्ट वर्ड्स भी और राइट वर्ड्स भी दोनों में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एल बाय फोर, यहाँ से एल बाय फोर लेंथ, ये एल बाय फोर लेंथ है ना, ये कितनी है देखो, ऐसे करके लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस मेरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल बाय फोर डिस्टेंस है, यहाँ से एल बाय फोर डिस्टेंस पे एम वन मास रखा हुआ है, ऐसा बोल दूंगा, और एल बाय फोर डिस्टेंस पे यहाँ पे अगेन एम टू मास रखा हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, एम वन मास मेरा रखा हुआ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ये ओ है, ठीक है, और यहाँ पे एम टू मास रखा हुआ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, ये एल बाय फोर डिस्टेंस है, ये अगेन एल बाय फोर डिस्टेंस है, क्या है, एल बाय फोर, ठीक है। अच्छा, एम वन की वैल्यू मेरी कितनी है, एम वन की वैल्यू कितनी है, रो वन वी है ना, रो वन वी। अच्छा, वी क्यों हो जाएगा, वी यहाँ पे मैं एरिया ले रहा हूँ, प्लेट है वैसे तो वी, वी तो नहीं लेना चाहिए प्लेट के लिए, एरिया लेना चाहिए, तो एरिया भी मतलब ऐसा लिख सकते हैं, सीधे क्या कर सकते हैं, एरिया एरिया ऑफ अ प्लेट ले सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ कर सकते हैं। तो बात वही पड़ेगी, अपन को वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इक्वल वॉल्यूम है, मैंने क्या बताया था, दोनों का एरिया एल बाय टू डिवाइडेड है, दोनों प्लेट है, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो टू बी, क्योंकि डेंसिटी बस अनइक्वल है, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। अच्छा, अब अपन ने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर दो मासेस अगर एल बाय टू डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, अगर दो मासेस कोई डिस्टेंस आर पे हैं, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, एम एक्स यू एम के लिए क्या निकाल सकते हैं, एक मास से दूसरी मास की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी मान के चलो, कहीं भी लाई कर रहा है, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। अब भाई एम वन मास को क्या ले लूँ मैं, एम वन मास को क्या ले लूंगा, ओरिजिन कंसीडर अगर करूंगा, तो उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, अदर मास की मल्टीप्लिकेशन किससे करूंगा, उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल बाय टू अपॉन टोटल मास कर दूंगा, एम वन प्लस एम टू, यही होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं, यही होता है ना फॉर्मूला। एम टू की वैल्यू कितनी है मेरी, रो टू वी अपॉन इंटू एल बाय टू, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो वन वी प्लस रो टू वी, ठीक है, ये आ गई, वी वी कैंसिल हो जाएगा पूरे इक्वेशन का, रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, ऊपर एल आ जाएगा, ये टू आ जाएगा एल बाय टू, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास की वैल्यू एम वन मास से है ना, एम वन से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू इतनी हुई है, ठीक है, कहीं सेंटर ऑफ मास अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ ला कर रहा है ना, तो एम वन से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो इससे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एल बाय फोर प्लस कर दूंगा, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास तो कहीं भी हो सकता है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है, इस केस में क्यों हो सकता है, क्योंकि ये देखो
ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया M1 M2 है ना, M1 M2 को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किया है। हो सकता है इनके बीच में कहीं लाई कर रहा हो, यहाँ लाई कर रहा हो, हाँ इस पॉइंट पे तो नहीं करेगा, इधर ही लाई करेगा, इनके बीच में यहाँ कहीं लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास, या इधर भी लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई करेगा। तो इसकी डिस्टेंस भी तो है L/2, ओरिजिन से भी जो डिस्टेंस है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन ओ हमारा यहाँ पे है ना, इसमें क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, ρ2L अपॉन 3 ρ1 प्लस ρ2, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से था, प्लस L/4 प्लस कर देंगे, L/4 डिस्टेंस है ना इनके बीच में। अब वो मान के चलो, अगर अब इस केस में अपन को पता नहीं है, एक जनरल केस लेके चलना है, अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो L/4 प्लस कर देंगे। अगर L मतलब कि अपन को एग्जैक्टली पता नहीं कि लाए कहाँ कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ माइनस भी हो सकता है कहीं, अगर यहाँ पे लाए करने लगा तो माइनस करना पड़ेगा उतनी डिस्टेंस को, ठीक है, L/4 माइनस करना पड़ेगा, तो वो अपनी डिस्टेंस रहेगी। मतलब कुल मिला के जनरल केस लेके चलना है अपन, फैक्टोरिकली ऐड होगा, ठीक है, ρ2L अपॉन 2 ρ1 प्लस ρ2 प्लस L/4, यह आ जाएगी मेरी एक्सीएम, ठीक है। चलो इसको एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा कॉमन, ठीक है, 2 ρ2L प्लस ρ1 प्लस ρ2L अपॉन 4, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है, यही आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 ρ2 प्लस ρ1L अपॉन 4, यहाँ ρ1 प्लस ρ2 रह गया, ρ1 प्लस ρ2, यही आ रहा है आंसर। देखो ये कौन सा ऑप्शन था अपना, ये वाला ऑप्शन था बी, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ गया, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ अभी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये मेरा M1 मास है, ये मेरा M2 मास है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, ये सेंटर ऑफ मास है मेरा, सेंटर ऑफ मास है ना, इसकी R1 डिस्टेंस है, ये मान के चलो इसकी R2 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से। अच्छा, मैंने सेंटर ऑफ मास से R1 डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, M2R अपॉन इनकी टोटल डिस्टेंस अगर R है ना, M2R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, और R2 डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, M1R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, यही फॉर्मूला था। अच्छा, इसमें अगर M1 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, है ना, M1R1 लिख दूं, है ना, उसमें भी M2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो M1R1 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, M1 M2R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, और M2R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, M1 M2R अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, यही आ रही है। अच्छा ध्यान से देखो, M1R1 M2R2 की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ M1R1 इक्वल्स टू M2R2, समझ में आया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, IMP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया। M1R1 इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितनी R1 है, इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से R2 है, 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, कितना 2 पार्टिकल सिस्टम है, अगर इनकी उससे मासेस से मल्टीप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव मासेस से इनकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को, तो क्या आ जाएगा मेरे, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा अब ये क्वेश्चन और लिख लीजिए, मेरे 4 मासेस मान के चलिए ऐसे रखे हुए हैं ना, M M M M, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से एक पिरामिड बन रहा है ऐसे M, ठीक है, ऐसे पिरामिड बन रहा है, ठीक है, ये मेरा पिरामिड बन रहा है, समझ में आया किस प्रकार से बात कर रहा हूँ ना, 4 मासेस स्क्वायर में रखे हैं और ऊपर एक मास और रखा हुआ है इसके सेंटर पे, इस पॉइंट पे सेंटर पे, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से A है ना, आपको क्या बताना है, इनके बीच में कहाँ पे ला करेगा, है ना, बाय कोऑर्डिनेट बताना है, अगर ये ओरिजिन है आपको बाय कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, करके बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो, ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो। अच्छा ऐसा होगा ना कुछ, ये 4 मासेस हैं, 4 मासेस कॉर्नर पे है ना, ठीक है,
तो क्योंकि देखो इस ओरिजिन की सिमेट्रिक है, मासेस क्या है सारे इस ओरिजिन की सिमेट्रिक है। देखो इस ये जितना x डिस्टेंस पे जितना मास है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m है, दोनों में 2m मास है इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ x कोऑर्डिनेट मेरा ओरिजिन पे ही लाई करेगा, इसलिए वो निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है ना। तो x कोऑर्डिनेट तो अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा तो कुछ ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ कि ये चारों m, देखो ये क्योंकि इस अगर ये स्क्वायर बनाऊंगा मैं, ये कंसीडर करो अगर स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स तो दोनों बराबर होते हैं ना। डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ m रखा हुआ, यहाँ m, तो ऐसा कह सकता हूँ ना सिमेट्रिक है दोनों, तो यहाँ पे 4m रखा हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ ना। इस पॉइंट पे 4m रखा हुआ है कि यहाँ दोनों बराबर मास है, यहाँ पे भी दोनों बराबर मास है, तो इस पॉइंट पे 4m रखा हुआ है। तो अगर O पे 4m रखा हुआ है और ऊपर क्या रखा हुआ मेरा m, इनकी डिस्टेंस कितनी है मेरी a, ठीक है। इनके बीच में y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ, अरे सिंपल फॉर्मूला, 4m से निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, m इंटू मल्टीप्लीकेशन के बीच के डिस्टेंस का प्लस टोटल मास। 2 पार्टिकल सिस्टम बना लिया हमने। कर क्या रहे हैं हम, इतने सारे पार्टिकल को 2 पार्टिकल सिस्टम में चेंज किया और फिर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये मेरा पास यू है, ये आ गया, क्या आ गई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी a अपॉन ये क्या हो गया 5, ठीक है, a/5 आ जाएगी मेरी वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करोगे तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, पॉज कर लो, ठीक है, देख लो। एक क्वेश्चन पूछा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, जबरदस्त क्वेश्चन हैं, ये भी टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के। देखो एससी वर्मा में जितने टाइप के क्वेश्चन दिए हुए मैं सारे आपको करवाते जा रहा हूँ, मतलब आपकी एससी वर्मा बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक प्रकार से देखा जाए तो। देखो ये दो मासेस हैं 2 kg और 6 kg। अच्छा क्या बोल रहा है अब, इफ 6 kg is moved 2 meter towards right, then by what distance 2 kg has to be moved so that center of mass remains at its initial position, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगर दो मासेस हैं ना 2 kg एंड 6 kg, दो मासेस हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, अगर इस वाले मास को 2 मीटर हमने बढ़ा दिया, किधर राइट की तरफ बढ़ा दिया है ना, तो सेंटर ऑफ मास अब थोड़ा बदल जाएगा है ना, तो वो जितना बदलेगा उसकी वैल्यू अपन को क्या बतानी है कि कितना 2 kg को खिसकाया जाए कि वो बदलाव को हम 0 कर सकें। समझ में आया, देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, अगर 6 kg को मैंने खिसका के यहाँ पहुंच गया तो सेंटर ऑफ मास भी मेरा क्या, अगर मान चलो यहाँ ओरिजिनली यहाँ पे शिफ्ट था है ना, इनके बीच में इनिशियल यहाँ था, तो फाइनल मेरा कहाँ हो जाएगा, इनके बीच में यहाँ हो जाएगा, कुछ फाइनल ये हो जाएगा। तो ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए, अभी भी सेंटर ऑफ मास मेरा यहीं के यहीं रहना चाहिए। तो हम इसको कितना इधर शिफ्ट करें या इधर शिफ्ट करें, किस साइड शिफ्ट करें कि अपन क्या हो जाए, सेंटर ऑफ मास अपना क्या हो जाए, वही सेम इनिशियल पॉइंट पे ही लाई करता रहे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, चलो पॉज करके सॉल्व करो अगर समझ में आया क्वेश्चन को, ट्राई करो, खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर नहीं भी बनता है तो फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि धीमे धीमे बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपल वो फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, 2 kg का ये मास है, ये 6 kg का है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, सेंटर ऑफ मास मान के चलो यहाँ ला कर रहा था, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ ला कर रहा है, देखो सेंटर पे तो करेगा नहीं क्योंकि सेंटर से ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा इधर की तरफ करेगा, क्योंकि 6 kg यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसलिए इधर कुछ लाया करेगा सेंटर ऑफ मास। अगर 6 kg को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख कर दिया 2 मीटर और इधर कर दिया, अच्छा तो अब अपन को इसको कितना इधर शिफ्ट करना है, अगर इधर शिफ्ट करेंगे और ज्यादा, देखो ये तो यहाँ शिफ्ट हो गया, इधर और शिफ्ट करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ होगा शिफ्ट। अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो देखो सेंटर ऑफ मास यहीं पे बना रहेगा, दोनों दूर दूर जा रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास वहीं पे बना रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, m1r1 इक्वल्स टू m2r2, ठीक है, m1r1 इक्वल्स टू m2r2 है ना। r1 r2 अपनी क्या डिस्टेंस है,
और ये कितना है, मासेस है। m1 की वैल्यू मेरी कितनी है 2 kg, r1 की वैल्यू अपन को नहीं पता, ठीक है। अच्छा r2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है 6 kg, r2 की वैल्यू कितनी है अपनी 2 kg, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो r1 की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी अपनी 6 मीटर। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। r1 की वैल्यू अपन को क्या है नहीं निकालनी थी, r1 को कितना शिफ्ट करें और कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट करना है लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अगर जब भी सेंटर ऑफ मास अपनी खुद की पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे रहेगा, मतलब कि नो चेंज इन, नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, नो चेंज इन सेंटर मास, अगर ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, m1r1 इक्वल्स टू m2r2। ये पढ़ा अपन ने, है ना, ये वाला फॉर्मूला, है ना, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, मासेस रखना है और इसकी डिस्टेंस कितना शिफ्ट किया हुआ है राइट में उसको रखना है, ठीक है। सिंपल आ गया क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास अगर अपनी जगह पर फिक्स्ड है तो m1r1 इक्वल्स टू m2r2 वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लाइन नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक अच्छा तरीके से मतलब थोड़ा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, है ना। ये मेरा XUM का फॉर्मूला क्या होता था, XUM का फॉर्मूला क्या होता था, m1x1 प्लस m2x2, अगर मेरा टू पार्टिकल सिस्टम है तो, अपॉन m1 प्लस m2, यही हुआ करता था। अच्छा अगर मैं सेंटर ऑफ मास को थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या होता था, मैं डेल डेल XUM, ये मेरा चेंज इन सेंटर मास है। चेंज इन सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2, m1 प्लस m2। अच्छा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अगर फिक्स है सेंटर ऑफ मास वहीं पे फिक्स्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, है ना, चेंज दिक्कत नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास कहीं वहीं पे मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो m1 डेल x1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ m2 डेल x2, ठीक है, यही लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला पहली बात तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट अपना, ये क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है मेरा फॉर्मूला, एक प्रकार से देखा जाए तो फॉर्मूला है। यही किया था ना अपन ने लास्ट क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं उठा के लेके, m इंटू m, एक मास ले लिया, एक मास इसकी वैल्यू क्या थी 2 थी, डेल एक्स यू एम की वैल्यू क्या थी मेरी, डेल एक्स x1 की वैल्यू अपन को निकालनी थी, और ये वाले माइनस है, इसकी वैल्यू 6 थी, और डेल x2 को कितना राइट साइड में अगर 2 शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 आ रही थी, -6, मतलब कि अगर राइट साइड को पॉजिटिव 2 ले रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में माइनस माइनस का साइन बता रहा है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात समझ में आई, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें, ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए पूरा। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन नोट करना जल्दी, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो मासेस हैं, पहला है यहाँ 2 kg का, यहाँ पे अगेन 6 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 6 kg मूव टुवर्ड्स 2 मीटर राइट, 6 kg is move towards 2 meter right, ठीक है। by how much distance, the question is asking by how much distance should 2 kg be moved, 2 kg should be move to, या फिर so that center of mass is shifted 3 meter towards right from its initial position। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब समझो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलता था कि 2 kg का मेरा मास रखा हुआ है, 2 kg मास को मैं सॉरी 2 kg और 6 kg दो मास रखे हुए मेरे, 6 kg को मैंने 2 मीटर की तरफ
2 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट किया था, तो 2 kg को कितना मूव करूँ कि सेंटर ऑफ मास मेरा कहीं भी शिफ्ट ना हो, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहे। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, m1r1 = m2r2। अब ये वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। सोच के देखो कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, मैंने आपको बताया वो अभी। चलो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करके देखो। चलो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा होगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। चलो पॉज करके खुद से ट्राई करो, चलो जल्दी से, चलो चलो फटाक से किया ट्राई। मैं तो सॉल्व, देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला ये ऐसे 6 kg रखा हुआ है, यहाँ पे 2 kg रखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये 2 kg को यहाँ 2 मीटर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ना राइट में। अच्छा 2 kg को कैसे शिफ्ट करें कि जो मेरे सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाए 3 मीटर टुवर्ड्स दैट, है ना। तो अपन ने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, डेल एक्स यू एम का फॉर्मूला पढ़ा है ना। क्या होता है, एम डेल एक्स वन प्लस सॉरी m1 डेल x1 m2 डेल x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। ये हो रहा था, देखो कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था अपन ने। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का पिछले क्वेश्चन में काम आता है, इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो कैंसिल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कंडीशन ले रखी है कि सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम क्या लगाएंगे, डेल एक्स सी की हमको राइट डायरेक्शन को हम क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, लेफ्ट को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है, ठीक है। ये हम लेके चल रहे हैं, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, है ना। तो हम ये लेके चलना है, तो राइट की तरफ से थोड़ा से सेंटर ऑफ मास उसको 3 मीटर पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा m1 की वैल्यू मेरी कितनी है 2, और m1 कहाँ की तरफ अपन को नहीं पता है कहाँ शिफ्ट करना है ना। m2 की वैल्यू 6 है और 6 किधर की तरफ मूव हो रहा है, 2 मीटर राइटवर्ड्स मूव हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा 2 + 6 टोटल मास कितना हो गया 8, ठीक है। अच्छा अब डेल x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2 डेल x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 8 3 24, 24 माइनस 12 क्या हो जाएगा 12, है ना। तो डेल x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 6 मीटर, और पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब किधर मूव करना चाहिए, राइट, है ना। अगर हम ये वाले 2 kg को भी 6 मीटर राइट मूव कर देंगे, 6 मीटर राइट में मूव करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा फाइनल जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो किधर मूव हो जाएगा 3 मीटर राइट में। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको ये वाला क्वेश्चन कहाँ से होगा हमारा, सो सॉरी माइक फेल डाउन, तो मैं अभी जितना ही बोला आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा शायद। देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगर पढ़ के, तो सॉल्व कर लिया होगा अगर आपने। तो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 6 kg का जो मेरा मास है उसको मैं इस बार क्या कर रहा हूँ 2 मीटर शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपन को अब 2 kg को कैसा शिफ्ट करें कि मेरा सेंटर ऑफ मास कितने शिफ्ट हो जाए, 3 मीटर शिफ्ट हो जाए राइट की। तो हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड के लिए निकाल रखा है। अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो अपना कॉन्सेप्ट है इसमें सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं है, हमको जितना मूव कराना हम मूव करा सकते हैं। राइट को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट को ले रहा हूँ नेगेटिव। तो अगर सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट किया 3 मीटर राइट में, है ना, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाना चाहिए 3 मीटर राइट में, तो इसको पॉजिटिव 3 ले लिया। अच्छा m1 की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख दी, x1 की वैल्यू हमको निकालनी है कि 2 वाला मास को कितना शिफ्ट किया जाए, 6 वाला मास की वैल्यू 6 रख दी है ना, और इसको किधर शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट किया 2 मीटर, तो प्लस पॉजिटिव 2 रख दिया, अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 6 जाएगा 8, है ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 6 मीटर, पॉजिटिव है इसका मतलब राइट में, मतलब क्या बोलना चाह रहा है 2 मीटर को, अगर 2 kg मास को हम 6 मीटर राइट में मूव कर दें, और 6 वाले मास को भी जो कि इनिशियली दिया गया था अगर 2 मीटर मूव कर दें, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 3 मीटर राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 6 नहीं है सेंटर ऑफ मास, तो ये वाले क्वेश्चन में बच्चे आके फंसेंगे, लेकिन अब आप नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। अब डिस्क्रीट बॉडीज के लिए अभी तक निकालते आ रहे थे, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए निकालते हैं ना। चलिए तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अपना रॉड ले लेते हैं, ठीक है। रॉड पहला क्या ले लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास,
यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो सारे हम प्रूव करके देखते चलते हैं एक एक बार, है ना। बहुत जल्दी जल्दी प्रूफ हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रूफ करना है ना। क्या है मेरा, ये मेरा वो है एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस से मेरी ये रॉड है। रॉड क्या होती है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ना। रॉड क्या होता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास केवल और केवल क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। अब इसकी लेंथ क्या है, एल है, यहाँ 0 है, यहाँ एल है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, क्योंकि ये देखो डिस्क्रीट मास में मेरे छोटे छोटे वो होते थे, है ना, मासेस होते थे जिनको मैं वो करती थे, है ना, मतलब साथ में जोड़ता था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है मेरा, इधर पे क्या हो रहा है मेरा, डीएम मास का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। डीएम मास, कंसेप्ट ऑफ डीएम मास। डीएम मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, इसको समझेंगे। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, लेमडा। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, डीएम अपॉन डीएल, है ना। ये लेमडा की वैल्यू डीएम अपॉन डीएल होती है, ये हर जगह वैलिड होती है, ऑलवेज वैलिड। और अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए मास अपॉन उसकी लेंथ वो क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी अपन नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो अगर हमारा वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो वॉल्यूम होता नहीं है, उसके लिए क्या होती है, केवल केवल लेंथ होती है, तो उसकी हम लीनियर मास डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर ये केवल, ये किसके लिए काम आएंगी, यूनिफॉर्म के लिए, केवल और केवल यूनिफॉर्म के लिए ही लगेगा ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए और यूनिफॉर्म के लिए, दोनों के लिए हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। डीएम बाय डीएल, है ना, छोटा सा मास अपॉन उसकी लेंथ क्या है, डीएल, है ना। अच्छा, नॉर्मल, अब देखो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपना, नॉर्मल डिस्क्रीट मास के लिए क्या फॉर्मूला होता था, डिस्क्रीट मासेस के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला होता था, एक्स यू एम इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2, है ना। ऐसे करते 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 mn तक, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस टू mn, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला होता था कुछ। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस सिस्टम के लिए क्या होने वाला है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे तो ये मास m होता था, ये m1 m2 ऐसे दूर डिस्क्रीट होते थे। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स क्या है, चिपक के सटे हुए हैं ऐसे हैं कुछ, ठीक है। उनकी डिस्टेंस है, मतलब ऐसे सटे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना, ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये बॉल बन रही है, बॉल में कितने इनफाइनाइट डीएम मासेस होंगे। तो इनफाइनाइट के लिए क्या करते हैं हम, ये डिस्क्रीट के लिए तो एडिशन होता था, मतलब सिग्मा का इस्तेमाल करते थे, सिग्मा का के लिए समेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका बढ़ जाएगा, नंबर किसका बढ़ जाएगा, डीएम मासेस का नंबर बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ में आई। उनकी डिस्टेंस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन होता था एक्स डीएम, यही होता था, मास का इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता था। उन सबको ऐड कर रहे हैं अपॉन टोटल मास को क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई, है ना। किसी ओरिजिन से डीएम मास की डिस्टेंस कितनी है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी लिमिट्स ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा डीएम मास का टोटल मास, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा एक्स डी एम अपॉन एम। यहाँ एम क्या है, टोटल मास, एम क्या है, टोटल मास। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आया। ये नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए ध्यान से। कंटिन्यूस सिस्टम के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लगा के देखते हैं। अच्छा, इसको ओरिजिन मान रहे हैं ना, इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी रॉड की डिस्टेंस क्या, सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, खुद सोच के तो L/2 पे आना चाहिए सिंपली, है ना। देखो इस पॉइंट की सिमेट्रिक है ना रॉड, देखो L/2 आंसर कैसे आता है, देखो ध्यान से। इसको मैं मान लूँ dx, इसकी लेंथ क्या मान लूँ, dx मान लूँ, ठीक है। इसकी लेंथ मान लूँ dx। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट अपने आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट केवल x डायरेक्शन में ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो x dl या x dx, ऐसे मत करो, x dm निकालना पड़ेगा उसमें। क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, क्या होता है, x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टोटल मास
रॉड का क्या ले लो, m ले लो, ठीक है, और लेंथ क्या है, l है, ठीक है। तो टोटल मास को डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करोगे, छोटे छोटे डीएम को जोड़ते 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 तो पूरी रॉड बन जाएगी, मतलब टोटल मास m बन जाएगा, ठीक है। अच्छा x का डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है ना, टोटल मास बन गया m। अच्छा इतना लिखा। अब dm को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखो लैम्डा dl लिख सकते हैं, dm को लैम्डा dl लिखते हैं। अच्छा इतनी बात भी समझ में आ गई। क्या करो, dl मतलब यहाँ पे देखो dl की जगह dx है तो dx लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। क्या लिख दो इसको, लैम्डा dx लिख दो। यहाँ पे हमने लेंथ क्या ले सकती है, इसकी लेंथ क्या ले ली, dl की जगह dx ले रखी है ना, तो इसको dx लिख दो। कुछ ही बोल लो, dx बोल लो, dl बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो जो बोलना चाहो। अच्छा देखो क्या होने वाला, अब 1/m कॉमन आ गया, लैम्डा कॉमन आ गया, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, क्या है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के लिए लैम्डा कांस्टेंट होता है, क्या होता है m/l, तो लैम्डा बाहर आ गया। अच्छा अंदर क्या बचा, x बचा, x dx बचा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, x²/2 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू m/l पुट कर दो, m/l पुट कर दी, 1/m ऑलरेडी था, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x²/2। अच्छा x dx की इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l तक, देखो 0 से l तक जा रही है लिमिट, तो इसको लिख दो लिमिट 0 से l तक, ठीक है, 0 से l तक लिमिट रख दो। तो यहाँ पे भी 0 से l तक लिख दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा l²/2 है ना, l²/2 और माइनस 0 इसका, और अपॉन में 1/l ऑलरेडी चल रहा है, तो इसका आंसर आएगा आपका l/2 सॉल्व करने से, ठीक है। तो हमारे सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, l/2 पे आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, एक्सियम का, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, l/2 पे, ठीक है, समझ में आया, रॉड के मिड पे बनी बात थी, बहुत इजी था ये तो। चलो अब बॉडी चेंज करते हैं थोड़ी सी, चलिए बॉडी चेंज करेंगे तो क्या आएगा अपना, अब निकालते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म रॉड, अगर दे दूं मैं आपको, क्या दे दूं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में क्या क्या बोल दूं, लेमडा की वैल्यू दे दूं 2x, है ना। जैसे जैसे मैं बोलूँगा अगर x, यहाँ पे आप जैसे जैसे x से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसकी डेंसिटी कैसे चेंज होगी, 2x से, ठीक है, 2x से मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। अब इस वाले रॉड के लिए निकालने को बोलूँ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके लिए मैं बोलूँगा, अगर ओरिजिन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को ओ, ठीक है, और इसकी लेंथ वही है, मास m है, लेंथ l है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं सब। तो करके दिखाओ ये वाला कैसे क्वेश्चन करोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कर दोगे, SCM का फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा मेरा, x dm होता है अपॉन dm, टोटल मास dm है। अच्छा देखो टोटल मास dm है, इसका मास m है, तो m नीचे अपॉन में सीधे रख दोगे, ठीक है। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है अभी देखते हैं, चलो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, है ना, dm की मास कैसा होगा, लैम्डा dx हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा dx हो जाएगा। अच्छा क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू dm/dx होता है हर जगह पे, चाहे यूनिफॉर्म रॉड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे रॉड क्या है मेरी, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हर जगह वैलिड हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से मैंने क्या रख दी, dm की वैल्यू रख दी लैम्डा dx। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, अपॉन में 1/m है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इस बार अपन नहीं ले सकते हैं, अपन को 2x रखनी पड़ेगी, लैम्डा की वैल्यू 2x रख दी, और x यहाँ से पहले से था, और लिमिट कहाँ से रख दी, l से 0 से l तक ना, 0 से l तक हो जाएगी। अच्छा अपॉन m है, ओ ठीक है, लेकिन यार ये m यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे भी वैल्यू m नहीं रख सकते, रुक जाओ 2 सेकंड, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे क्या, लेमडा dx, ठीक है, लेमडा dx रख दोगे तो 2x dx हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x² dx, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा x² dx 0 से l तक, और नीचे भी क्या हो जाएगा x dx 0 से l तक, ये हो गई लिमिट, इसकी भी लिमिट 0 से l तक होगी, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, ऊपर के आंसर क्या आ गया, l x³ 0 से l डिवाइडेड बाय 1/x²/2 0 से l, यही आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, l³ 3 l²/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, l/6, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, l/6, l/6 ही होगा ना, पक्का पक्का, ध्यान से देखो, नहीं 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 गलती हो गई, ये मैंने दोनों कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना। क्या हो जाएगा, x2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2l/3, 2l/3 हो जाएगा, 2l/3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 2l/3, अरे
2 ऊपर जाएगा, L3 नीचे आ जाएगा, है ना, इसलिए तो 2L/3 क्या होगा, L/3 यहाँ, 2L/3 यहाँ, ठीक है, 2L/3 यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों? क्योंकि देखो जितना जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो डेंसिटी आगे की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ का मास ज़्यादा हो गया, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो नोट कर लो, जिसको नोट करना हो तो रब कर दूं, ठीक है। चलो कल आपको समझ में आ गई ना, नॉन यूनिफॉर्म में आप क्या नहीं लगा सकते, M/L लीनियर चार्ज डेंसिटी, गलत है। क्या लेके चलना है, लीनियर चार्ज बोलो, लीनियर मास डेंसिटी क्या लेके चलना है, DM/DL या फिर DX, है ना, ये लेके चलना है आपके लिए, ये हमेशा करेक्ट होगी। ठीक है, समझ में आया, कला पूरी समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखना है सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर ऑफ मास देखना। अच्छा, सेमी सर्कुलर वायर कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे कुछ होगी, वेट 2 सेकेंड, ऐसे होगी वायर कुछ सेमी सर्कुलर, ये मेरी वायर हो गई सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। देखो ये क्या है, वायर है, मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे खेल होगा अगेन डीएम मास का, ठीक है, डीएम मास का खेल ले लूँगा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, डीएम मास, ये ऐसा कुछ हो गया मेरा डीएम मास, ये मास हो गया मेरा डीएम, और इसकी लेंथ क्या हो गई मेरी डीएल, ठीक है, डीएल लेंथ है और इसका मास क्या है डीएम। अच्छा, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी रेडियस है आर, ठीक है, ये भी रेडियस है आर, ये एंगल बना रहा है यहाँ पे कितना, थीटा, सॉरी डी थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है सेंटर पे, डी थीटा एंगल बना रहा है, ये मेरा एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, ये मेरा थीटा एंगल है, कौन कौन सा, ये लाइन, और ये डीएम मास है, इसकी बहुत छोटा आर्क होगा, बहुत छोटा आर होगा, इसलिए सेंटर पे बहुत छोटा एंगल डी थीटा बना रहा है। समझ में आई, डी थीटा क्या है, स्मॉल एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल लेंथ या स्मॉल आर्क डीएल, ठीक है, स्मॉल आर्क डीएल के कारण जितना भी एंगल बना रहा है यहाँ पे, उसके बोल रहा हूँ डी थीटा। अच्छा, तो देखो डी थीटा आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल होता है, आर्क अपॉन रेडियस ये होता है, तो डीएल की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी थीटा लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, डीएम की वैल्यू क्या हो सकती है, लैम्डा डीएल हो सकती है, चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सबके लिए हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारा अभी क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यूनिफॉर्म ले रहे हैं। अच्छा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डीएम की वैल्यू लैम्डा डीएल लिख सकते हैं, ये तो अपन ने जान ही लिया था पहले, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, या इसको मत बोलो, तो सेकंड को इसको मत बोलो, इसके आगे एक और स्टेप लिख दो, इसकी वैल्यू डीएल की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, समझ में आई। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, डीएम की वैल्यू अपनी निकल गई, अपना लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, मास अपॉन पूरी जो जितना भी इसकी लेंथ है ना, मास अपॉन लेंथ, यही होती थी ना, मास अपॉन लेंथ ये होती थी। वायर का ये सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस सेमी सर्कुलर वायर है, पूरे सर्कल के लिए क्या होता है 2πr, तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा पाई आर, ये आ गया मेरा पाई आर, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी लीनियर मास डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है तो। अच्छा, अब अपना एक्स क्या हो जाएगा मेरा, देखो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट, अगर ये ओरिजिन है मेरा, ये ओरिजिन है, देखो ध्यान से देखो, इस लाइन की सिमेट्रिक, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, इस लाइन की सिमेट्रिक है, जितना एक्स डायरेक्शन में मास इधर है, जितना ही मास एक्स डायरेक्शन में इधर है, तो जो मेरा जो भी लाया करेगा एक्स जो भी लाया करेगा वो इस लाइन पे ही लाया करेगा। क्यों लाया करेगा, जो मेरा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाया करेगा, क्योंकि दोनों बॉडी क्या है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, एक्स डायरेक्शन में दोनों बॉडी सिमेट्रिक है, इसलिए एक्स कहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन पे ही लाया कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाली लाइन पे ही लाया करेगा, ठीक है। वाई सी यू एम अपन को निकालना है, ठीक है, वाई सी यू एम कैसे निकालेंगे, देखो इसकी डिस्टेंस बोल देते हैं
वाई इस मास की डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाली लेंथ कितनी कहलाएगी मेरी, ये वाली लेंथ कितनी कहलाएगी, ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये आर है, कुछ इस प्रकार से देखो, ये मेरा आर है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, इसकी वाई कोऑर्डिनेट कितना कहला जाएगा अपना, आर साइन थीटा कहला जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, अरे भाई सिंपल कंपोनेंट निकालना ना, आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएम मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ यहाँ से ओरिजिन से, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, आर साइन थीटा और डी थीटा अपॉन, सॉरी 2 सेकेंड, ऐसे कुछ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस प्रकार से एक एक करके कर देते, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही होता है फॉर्मूला, यही हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा वाई की वैल्यू मेरी क्या है, आर साइन थीटा है, ठीक है, डी एम की वैल्यू क्या है, लेमडा आर डी थीटा, और अपॉन में भी डी एम की वैल्यू लेमडा आर डी थीटा रख दे, ठीक है। अब देखो लेमडा लेमडा तो दोनों बराबर है, तो कैंसिल भी कर सकते हो है ना, लेमडा दोनों के लिए बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर डी थीटा, सॉरी डी थीटा बचेगा। अच्छा इसका एंगल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमा दूंगा तो पूरा साइन सर्कल बनाएगा, मतलब 0 से पाई हो जाएगी मेरी लिमिट, ठीक है, लिमिट क्या रख दोगे, 0 से पाई। अच्छा बाहर आ जाएगा है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0 से पाई तक, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, थीटा ही बचा है, कुछ नहीं, 0 से पाई रखना पड़ेगा, सिंपल, समझ में आई बात। और क्या हो जाएगा, वाई सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ से इसको सॉल्व कर रही है, आर तो है ही, नीचे नीचे की लिमिट रख देंगे तो पाई माइनस 0 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया कॉस थीटा का। अच्छा कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है मेरी, कॉस पाई की वैल्यू माइनस कॉस जीरो की वैल्यू, ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, पता सबको, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, ये आ गया, तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इस माइनस से, तो 2r/पाई आ गई, वाई सी एम की वैल्यू क्या आ गई, 2r/पाई आ गई, कोई भी टेंशन दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, 2r/पाई वाई सी एम मेरा क्या हो गया, 2r/पाई, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क के लिए वाई सी एम यहाँ कुछ लाया करेगा, कहाँ पे, इसको येलो पेन से बना देता हूँ, कुछ यहाँ कहीं लाया करने वाला है, और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2r/पाई, 2r/पाई है ना, इसी लाइन पे लाया करेगा, लेकिन समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। चलिए तो ये वाला आपका हो गया सेमी सर्कुलर वायर के लिए, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या होता है, 2r/पाई। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप एक जगह नोट करते चलिए, यही फॉर्मूला शीट में आपके लिखने लायक काम आएंगे। अच्छा अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं, आपसे बोलूं आपको यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए लेके आना है, किसके लिए, डिस्क, डिस्क क्या हो जाएगा, एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी के कॉन्सेप्ट की चीज़ है, ठीक है, ये अगर आप करके निकाल सको कि इसका सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए मेरे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कहाँ होगी, सरफेस मास डेंसिटी जो है, सरफेस मास डेंसिटी इसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, तो वो आपको निकाल सको तो निकाल के लाना है ना, ये क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही कुछ होगा, इसके आगे सेंटर ऑफ मास का सेकेंड लेक्चर आने वाला है, सेंटर ऑफ मास के सेकेंड लेक्चर में हम बहुत सारे और भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्रूव करने के बाद आपको एक ट्रिक सिखाएंगे ताकि आसानी से आप सारे रिजल्ट्स को याद रख सकें, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में आपसे पूछ सकता है। वैसे सेंटर ऑफ मास में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत से नहीं आते हैं, लेकिन एक टूल की तरह यूज हो रहा है हर चीज़, है ना, तो इसलिए टूल आपको समझना ज़रूरी है। और उसके बाद एक अगला लेक्चर लेके आएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। तो आगे आने वाले 2 लेक्चर जो हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये हैं, ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला हमारा जो रिजिड बॉडी मोशन है वो सारी चीज़ें हम इन 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, ठीक है, तो सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगी, तो जुड़े रहिए है ना, वीडियो फॉलो करते रहिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।